मेरे प्रिय आत्मन, एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची कॉपी पेन लेकर स्कूल के लिए रवाना हो रही थी कि तभी उसने देखा कि उसकी मम्मी भी हाथ में डायरी और पेन लेकर के घर से रवाना होने लगी। उसने अपनी मम्मी से पूछा कि मां, तुम कॉपी और पेन लेकर के कहां जा रही हो? मां ने कहा, बेटा तुम भी पढ़ने के लिए जा रही हो और मैं भी पढ़ने के लिए ही जा रही हूं। तुम भी स्कूल जा रही हो और मैं भी स्कूल जा रही हूं। ये कहते हुए मां ने बच्ची को अपनी गोद में उठाया। बच्ची ने मां के गालों को प्यार से सहलाया और मां ने बच्ची का माथा चूमा और बच्ची को टैक्सी से स्कूल के लिए रवाना कर दिया। वो महिला घर से निकल पड़ी स्कूल जाने के लिए। भीतर बैठे हुए पति ने सोचा, ये मेरी पत्नी स्कूल कब से जाने लग गई, जबकि ये तो एमए पढ़ी हुई है और आज इसने स्कूल जाने की जो बात कही है, आखिर इसका राज क्या है? महिला रवाना हुई और महिला के पीछे पीछे उसका पति भी चुपके चुपके रवाना हो गया, यह देखने के लिए कि आखिर यह कौन सी स्कूल जा रही है। महिला आनंद भाव से चलती हुई आजाद चौक में पहुंच गई। यहां आकर के उसने सत्संग सुना और जब घर पहुंचने लगी तो पति ने पूछा कि तुमने तो कहा था कि मैं स्कूल जा रही हूं, जबकि तुम आजाद चौक में प्रवचन सुनने के लिए गई। ये तुमने स्कूल की बात आखिर बीच में क्यों उठा डाली? उस महिला ने कहा कि निश्चय ही मैं स्कूल में ही गई थी, पहले भी मैं स्कूल में जाया करती थी और अब मैंने फिर से स्कूल में जाना शुरू किया है। पहले मैंने केवल किताबों की पढ़ाई की थी और अब मैं जिस पढ़ाई को करने के लिए जा रही हूं वो पढ़ाई जीवन का पाठ है, जीने की पढ़ाई है। और वही जीने का पाठ पढ़ने के लिए मैं आजाद चौक में जाया करती हूं। महिला को इस बात की समझ आ चुकी है कि अब आजाद चौक में गुरुजनों के जो प्रवचन हो रहे हैं, वे प्रवचन विशुद्ध रूप से जीवन के विद्यालय की ही पढ़ाई है। एक पढ़ाई वे होती है जहां पर बीते दिनों और इतिहास की बात पढ़ाई जाती है और एक पढ़ाई वह होती है जहां पर जीने का पाठ पढ़ाया जाता है। यह हर किसी व्यक्ति की टिप्पणी सुनने को मिल जाती है कि आज आप लोगों से हमें जीवन जीने का जो पाठ मिल रहा है, अगर हमें 25 साल पहले ये पाठ मिल चुके होते तो हमारे जीवन जीने के स्वरूप कुछ और हो चुके होते। पर जीवन जीने के पाठ अब मिल रहे हैं, आज मिल रहे हैं, जबकि हमारी उम्र का एक बहुत बड़ा पड़ाव पार हो चुका है। शिक्षा वह नहीं है
जो इंसान को MA कराए, असली शिक्षा वही है जो आदमी को MA के साथ MAN भी बनाए। जब तक कोई MA की पढ़ाई इंसान को MAN मैन न बना पाएगी, तब तक वह की गई शिक्षा का अर्जन केवल किताबी ज्ञान भर कहलाएगा। असली वही शिक्षा है जो इंसान को MA से 4 कदम बढ़ा करके MAN बना दे। यहां विशुद्ध रूप से एक बेहतर इंसान बनने की प्रक्रिया सीखी जा रही है, एक विशुद्ध नागरिक बनने का रास्ता सीखा जा रहा है। जीवन को और अधिक बेहतर तरीके से संस्कारशील कैसे बनाया जा सके, जीवन को और कैसे ऊपर उठाया जा सके, हम लोग खास तौर पर इसी के लिए प्रतिदिन मुखातिब हो रहे हैं। शिक्षा तो पहले भी दी जाती थी और आज भी दी जा रही है। पहले जो शिक्षा दी जाती थी वो शिक्षा दीक्षा के साथ हुआ करती थी। पहले भी गुरुकुलों में छात्रों को रखा जाता था, लेकिन जब कोई छात्र गुरुकुल में से निकल कर आता था तब वह केवल एक स्नातक या स्नातकोत्तर होकर के नहीं निकलता था, वरन वह एक बेहतर इंसान बनकर के गुरुकुलों से बाहर निकला करता था। और तब ऐसे बेहतरीन इंसानों को देखकर ही कहा जाता था कि प्रतिभावान और विद्वान व्यक्ति तो विश्व में कहीं भी चला जाए, हर जगह उसकी पूजा ही होगी। पहले भी शिक्षाएं दी जाती थी, ली जाती थी, लेकिन जितना ध्यान व्यक्ति की शिक्षा पर दिया जाता था, उससे कहीं ज्यादा ध्यान व्यक्ति की दीक्षा पर दिया जाता था। क्योंकि शिक्षा की भूमिका व्यक्ति के केवल पेट तक सीमित हुआ करती है और दीक्षा की भूमिका पेट से ऊपर के जीवन से जुड़ी हुई रहा करती है। आज पूरे विश्व में जिस कदर शिक्षा का विकास हुआ है, पिछले 5000 वर्षों में इंसान कभी भी इतना शिक्षित नहीं हुआ। जिस तरह से आज शिक्षा की कीमत बढ़ी है, हर व्यक्ति, हर मां बाप अपने बच्चे को बेहतरीन पढ़ाई कराना चाहते हैं। आदमी की अगर औकात न हो तब भी आदमी अपने बच्चों को बेहतरीन से बेहतरीन विद्यालयों में प्रवेश दिला करके उनका कैरियर बनाना चाहते हैं। आज कोई भी प्रतिभावान छात्र अपनी कॉलेज से निकलता है तो कॉलेज से बाद में निकलता है, उससे पहले उसके लिए 1-1 करोड़ के वार्षिक पैकेज तैयार मिलते हैं। 1-1 करोड़ कमाने की आज एक इंसान में ताकत आ गई है। जिस व्यक्ति ने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी पूरी प्रगति कर डाली है, वो हर व्यक्ति आज की तारीख में संसार में, फिर चाहे वो किसी भी कोने में क्यों ना हो, हर इंसान 1 वर्ष में 1 करोड़ कमाने की ताकत रखता है। जब 1 साल पहले जयपुर के 2 अग्रवाल भाई बहनों ने MBA पास किया था और MBA पास करते ही उनको 1.25 करोड़ के पैकेज न्योते आ गए, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए उन प्रस्तावों को ठुकरा दिया कि अगर कोई कंपनी हमें वार्षिक तौर पर 1.25 करोड़ देने को तैयार है, कोई कंपनी अगर हमारी प्रतिभा का लोहा इस तरह मानती है, तो कोई भी कंपनी हमें 1.25 करोड़ तभी दे पाएगी जब हम उस कंपनी को 5 करोड़ वार्षिक कमा करके देंगे। जब हम किसी भी कंपनी को 5 करोड़ कमा कर देंगे तभी हमें 1.25 करोड़ मिल पाएंगे। तो अगर हमारे पास इतनी प्रतिभा है कि हम किसी कंपनी को 5 करोड़ कमा कर दे सकते हैं, तो फिर किसी की यहां नौकरी करके और किसी को बॉस कहकर रात दिन उसके यहां सलामी ठोकने की बजाय क्यों ना हम खुद ही अपने आप में किसी कंपनी को बनाएं और कंपनी का संचालन करें और वार्षिक आय हमारी 1.25 करोड़ नहीं वरन 5 करोड़ बन जानी चाहिए। आज इंसान के पास
कमाई के रास्ते खुलते चले जा रहे हैं, समृद्धि के द्वार खुलते चले जा रहे हैं, और शिक्षा की दहलीज पर खड़ा होकर के इंसान आज इतना आगे बढ़ चुका है, इतना आगे बढ़ चुका है कि आज की तारीख में जितनी समृद्धि है उतनी समृद्धि किसी जमाने में केवल राजा, महाराजा, मंत्री या सामंत लोग ही भोगा करते थे, पर आज वही समृद्धि के द्वार हर इंसान के लिए खुल चुके हैं। फिर हमारे बोलने का औचित्य क्या है? मैं शिक्षा की समृद्धि के लिए प्रेरणा दे रहा हूं, लेकिन जब कोई छात्र किसी विद्यालय, महाविद्यालय से एमबीए, सीए, कंप्यूटर कोर्स, इंजीनियरिंग पास करके निकलता है, हमारी उपयोगिता उससे पहले नहीं है, हमारी उपयोगिता उसके बाद में है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति एमबीए पास करके अपनी कॉलेज से निकलता है, तब हम उसे वापस एक नई बारह खड़ी सिखाते हैं, एक नया क ख ग घ ड़ सिखाते हैं, और तब इंसान के जीवन की फिर से एक नई स्कूल शुरू होती है। और वो स्कूल शुरू होती है जीने का पाठ। तब वो स्कूल शुरू होती है जीवन का प्रबंधन। लाइफ मैनेजमेंट इज द वर्ल्ड मैनेजमेंट। जीवन का प्रबंधन करना सारे संसार का सफल प्रबंधन करना है। पहले जमाने में छात्र जब पढ़कर निकलते थे गुरुकुलों से, तो मैंने पढ़ रखा है कि एक राजकुमार जब विद्यालय से निकला था अपने गुरुकुल से, अपने गुरुजी के पास पढ़ाई करके, तो राजा स्वयं अपने बेटे राजकुमार को लेने के लिए आया था। लेकिन जैसे वो रवाना होने लगा, उसने गुरु चरणों में प्रणाम समर्पित किया, आशीर्वाद चाहा कि गुरु ने कहा ठहरो, सामने पड़ा हुआ हंटर उतार कर लाओ। और जैसे ही हंटर लाकर दिया गया, गुरु ने उठाया हंटर और 5-7 उठा करके चेले के पीठ पर दे मारी और कहा खुश रहो बेटा, अब जाओ। चेला भी सक पका गया। जिंदगी में आज पहली दफा 12 साल गुरुकुल में रहा, मगर गुरु ने आज तक चांटा न मारा, पर आज रवानगी के वक्त गुरु ने 4-5 हंटर मार डाले, और वो भी मेरे पापा के सामने। राज क्या? राजा भी चौंका। गुरुजी, विदाई की वेला में ये पिटाई कैसी? गुरु ने कहा राजन, ये मेरी पढ़ाई का अंतिम अध्याय था। ये मेरी पढ़ाई का अंतिम अध्याय था, और अध्याय ये था कि अब ये राजकुमार जब अपने राजमहलों में जाएगा, तो कल ये युवराज भी बन जाएगा, और परसों ये राजा भी बन जाएगा। तो मैंने हंटर इसलिए मारे हैं राजन, ताकि जब ये राजा बन करके किसी के साथ भी इंसाफ करे, न्याय दे, तो इसे सदा सदा याद रहे कि किसी भी को भी दंड देने का, उसको पिटाई करने की पीड़ा क्या हुआ। किसी की भी पिटाई करने का, किसी को भी दंड देने का, उसकी पीड़ा, उसकी वेदना क्या होती है, ये इसको दिया जाने वाला ये मेरा अंतिम अध्याय था। और जहां पर जिन गुरुकुलों में इस तरह से जीवन के निर्माण की बात होती है, वे विद्यालय विद्यालय नहीं होते, वे विद्यालय अपने आप में विद्या देवी के मंदिर हुआ करते हैं। और जहां पर इस तरह के जीवन के पाठ पढ़ाए जाते हैं, समझ लेना आपकी एमबीए एक तो वो है जिसका संबंध आदमी के पेट से और कैरियर से है, और दूसरी एमबीए वो है जिसका संबंध आपके जीवन, परिवार, समाज के साथ, शिष्टाचार और संस्कार के साथ रहने से है। एमबीए अच्छी फिल्म चली थी मुन्ना भाई एमबीए। मुन्ना भाई एमबीए, क्या आप समझ पाए कि इसका राज क्या है? मैंने अभी तक ये फिल्म देखी नहीं है, केवल नाम भर सुना है, मुन्ना भाई एमबीए। और मैंने ये भी नाम सुना है कि मुन्ना भाई लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, मुन्ना भाई लगे रहो। और मैं समझता हूं
जहां पर मुन्ना भाई MBA पूरी होती है, वहीं से मुन्ना भाई लगे रहो, लगे रहो, लगन से लगे रहो, वहीं से ही जीवन निर्माण की नई प्रक्रिया शुरू होती है। MBA, जो लोग इसका अर्थ नहीं जानते हैं उनके लिए कह देता हूं, MBA अर्थात बिजनेस मैनेजमेंट। व्यापार का प्रबंधन कैसे किया जाए, किसी भी कंपनी का ट्रेडिंग कैसे किया जाए, किसी भी कंपनी का संचालन कैसे किया जाए, इसकी जो पढ़ाई होती है, इसकी जो मास्टरी ली जाती है, उसे कहते हैं MBA। मैं इसी MBA से आगे बढ़कर के व्यक्ति को कहना चाहूंगा, व्यक्ति जो MBA हो चुका है और जो नहीं भी हुआ है वो नई पढ़ाई करें, और वो है LMA, लाइफ मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ लाइफ मैनेजमेंट, अर्थात जीवन जीने का बेहतरीन तरीका कौन सा होता है, व्यक्ति यह सीखे। आज व्यक्ति को यह तो पता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, पर इसके अलावा आदमी को, एक किसी भी करोड़पति को, बाकी के जीवन के क्षेत्र सारे अधूरे रह जाते हैं। मैं चाहता हूं देश का हर व्यक्ति समृद्ध हो। महावीर ने अपरिग्रह का सिद्धांत देकर यह कभी नहीं कहा कि तुम परिग्रह मत संजोना। महावीर ने अपरिग्रह का सिद्धांत देकर के यह कहा था कि तुम परिग्रह के प्रति मूर्छित मत हो जाना। समृद्धि देश की आवश्यकता है, समृद्धि समाज की आवश्यकता है, समृद्धि हर परिवार और व्यक्ति की आवश्यकता है। दुनिया में कोई भी इंसान गरीब नहीं रहना चाहिए, कोई भी इंसान गरीब नहीं रहना चाहिए। हर व्यक्ति के पास समृद्धि होनी चाहिए, लेकिन समृद्धि के साथ साथ केवल आर्थिक समृद्धि न हो, संस्कारों की भी समृद्धि हो, परिवार और सामाजिक मूल्यों की भी समृद्धि हो, धर्म और आध्यात्मिक मूल्यों की भी उसके जीवन में समृद्धि हो। तो भाई, मैं उसी समृद्धि के द्वार खोलने की बात कर रहा हूं, जो केवल पैसे तक नहीं जुड़ी है। जीवन में पैसा मूल्यवान है, जीवन में पैसा मूल्यवान है, लेकिन यदि आपको नहीं पता कि मां बाप के साथ कैसा सलीका करना चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपके घर में आए हुए अतिथि के साथ आपको किस तरह से बर्ताव करना चाहिए, अगर आपको नहीं पता कि आपके दिमाग में आ चुके तनाव और चिंताओं को कैसे दूर किया जाए, और अगर आपको नहीं पता कि कैसे खाना खाया जाए और कितना खाना खाना जाए, तो मैं कहना चाहूंगा MBA के साथ LMA, लाइफ मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट के साथ लाइफ मैनेजमेंट के गुण होना पहले जरूरी है। मैं गुजर रहा था एक रास्ते से, चौराहे पर जाकर खड़ा हो गया। वहां पर मिठाई की एक दुकान थी। मैंने पता नहीं क्यों, हो सकता है पीछे कोई और आ रहे हो, इसलिए उनके इंतजारी में वहां खड़ा हो गया हूं। और मैंने देखा कि उस मिठाई की दुकान के बाहर मैं खड़ा था कि इतने में ही एक सज्जन आए और उन्होंने आकर पूछा, भाई साहब, दुकानदार से पूछा कि भाई साहब, आपकी दुकान में सबसे अच्छी मिठाई कौन सी है? दुकानदार ने कहा, रसगुल्ले भी अच्छे हैं, आज ही बने हैं, गुलाब जामुन बहुत अच्छे हैं, वे भी बिल्कुल सॉफ्ट हैं, और कलाकंद की तो पूछो ही मत, चक्की भी बहुत अच्छी है बेसन की, वैसे बादाम की चक्की और काजू की कतली वो भी बहुत अच्छी है। सारे नाम बताता चला गया, सभी नामों के लिए कह दिया बहुत अच्छी है। ग्राहक ने पूछा, भाई साहब, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि सबसे अच्छी कौन सी है? दुकानदार ने कहा, अब ये तो बताना मुश्किल है कि सबसे अच्छी कौन सी है, सभी अच्छी है। दुकानदार के लिए तो एवरीथिंग इज द बेस्ट, एवरीथिंग इज द बेस्ट। मुझे नहीं पता उस ग्राहक ने वहां से कितना माल लिया और न लिया, क्योंकि मैं जिसकी इंतजारी कर रहा था वो पीछे से आ गया, मैं आगे बढ़ गया। पर आगे बढ़ते बढ़ते जीवन जीने का गुण अपने साथ में ले गया कि यही है व्यक्ति का लाइफ मैनेजमेंट,
कि हर आदमी, हर परिस्थिति, हर व्यक्ति, हर वस्तु के साथ एक ही नजरिया अख्तियार कर ले, एवरीथिंग इज द बेस्ट। सब चीज अच्छी है, किसको बुरा कहें, किसको अच्छा कहें, एवरीथिंग इज द बेस्ट। यहां पर सब चीज यहां पर अच्छी ही हुआ करती है। तुम न समझ पाए, ये चूक तुम्हारी है। हर चीज अच्छी होती है, तुम न समझ पाए, ये तुम्हारी चूक। आओ हम लोग लाइफ मैनेजमेंट के गुर सीखते हैं और लाइफ मैनेजमेंट के दौर से गुजरते हैं। और ऐसा करने के लिए मैं छोटे छोटे ढंग से आप लोगों से बातें कर रहा हूं। आज ऐसा समझिए कि मैं बोल नहीं रहा हूं, एक स्कूल खोल रहा हूं और जहां पर एक टीचर अपने अपने छात्र और छात्राओं को पढ़ाने के लिए उसने सामने एक ब्लैक बोर्ड टांग दिया है और उस पर एक कार्यशाला बनाते हुए वो हर किसी के साथ मुखातिब कर रहा है। संत एक टीचर होता है और मैं एक टीचर भी हूं। गुरु का मतलब ही होता है टीचर, तो इसलिए मैं टीचर भी हूं और इसलिए आज अपन लोग क्लास ले रहे हैं। हो सकता है कुछ बातें ऐसी हों जो पाठ आप पढ़ चुके हों और कुछ बातें ऐसी हो जिनका पाठ आपको अभी पढ़ना बाकी हो। और ऐसा करने के लिए अगर आप लोगों के पास कागज पेन हो तो खास तौर पर कहूंगा निकाल लो, छोटा मोटा कोई ना हो तो रुपये का नोट निकाल लो, उस पर भी नोट करने के काम आ जाएगा। अगर कुछ ना हो तो 500 का नोट निकाल लो, तो उस पर भी आप लिख सकेंगे। मैं जो बातें बताऊंगा वो आपके 500 के नोट से कहीं ज्यादा मूल्यवान होंगी। सबसे पहले लाइफ मैनेजमेंट के लिए मैं आप लोगों के साथ कदम बढ़ा रहा हूं और पहली बात यही निवेदन करूंगा, जानिए स्वयं को। पहली बात यही है कि जानिए स्वयं को, अपने गुणों को पहचानिए। हर व्यक्ति को अपने आप के साथ इंटरव्यू ले लेना चाहिए। हर आदमी को आईने के सामने चला जाना चाहिए ताकि आदमी देख सके कि वो कैसा है। आदमी देख सके कि वो खुद कैसा है। एक आदमी आईने के सामने जाकर खड़ा हुआ, एक आदमी आईने के सामने जाकर खड़ा हुआ, ये याद करने लगा हो तो मैंने इस आदमी को कहीं देखा है। एक आदमी आईने के सामने जाकर खड़ा हुआ और ध्यानपूर्वक देखने लगा, ओ तो मैंने इस आदमी को कहीं देखा है। आदमी भूल चुका है अपने आप को। हर आदमी दूसरों को देख रहा है, दूसरों से मुखातिब हो रहा है, दूसरों के द्वारा अपना मूल्यांकन करवा रहा है। मैं मूल्यांकन करवा रहा हूं अपने आप का, अपने आप से। दुनिया में लोग मूल्यांकन तो करते हैं, ये पार्टियां, ये सरकारें भी मूल्यांकन करती है, मगर कब करती है? जब हार जाती है। हारने से पहले कोई भी आदमी अपना मूल्यांकन नहीं करता, कर ले तो हार ही ना हो। दुनिया की सारी पार्टियां, ये लोग जो पिटते हैं ना, तो पिटने के पीछे राज यही होता है कि बाद में मूल्यांकन करते हैं। और मूल्यांकन आदमी को पहले कर लेना चाहिए कि मेरी वर्तमान स्थिति क्या है। तो आईना इसीलिए तो बनाया है। लोग आईने में देखकर केवल अपने चेहरे को गोरा करना चाहते हैं। अरे आईना इसलिए नहीं है कि आदमी अपनी मूंछों को ताव दे सके। आईना इसलिए हुआ करता है ताकि आदमी आईने को देख करके जीवन का पाठ सीख सके। ऐसा हुआ एक आदमी को जो बिल्कुल गंवारू था, पहली बार आईना मिला, आईने को उठाया, देखा, ओ मेरे पापा का फोटो। मम्मी ने कहा था कि तेरा बापू बिल्कुल तेरे जैसा दिखाई देता था जब वो जवानी में, तो मुझे लगता है कि आज मुझे मेरे बापू का फोटो मिल गया। बड़ा खुश हुआ, घर चला आया, आकर के अलमारी में रख दिया, क्योंकि आज बापू का चित्र मिल गया। रोज सुबह उठता, आईना देखता, उसे तो पता था फोटो है पापा का। रोजाना देखता, प्रणाम करता, वापस कपड़ों में दबा के रख देता। पत्नी सोचती मेरा बालम न जाने रोज क्या करता है, रोज अलमारी खोलता है और कुछ देखता है, गड़बड़ क्या है। उसने एक दिन पति चला गया तो पीछे से आईना निकाला और जैसे आईने पर नजर पड़ी, ओ तो मेरा पति इस चुड़ैल के चक्कर में।
तो मेरा पति इस चुड़ैल के चक्कर में, वो ऐसा सोच रही थी कि इस चुड़ैल के चक्कर में उसे लगा मम्मी से शिकायत करनी पड़ेगी, और झट से गई मम्मी के पास और जाकर कहने लगी, देखो देखो मम्मी, आजकल आपका बेटा न जाने किस चक्कर में पड़ गया, अरे देखो तो सही, मुझे लगता वो मुझे छोड़ने वाला है, किसी और के चक्कर में पड़ गया है। मम्मी ने कहा, ला ला दिखा, फोटो तो दिखा। और जैसे ही मम्मी ने फोटो देखा तो मम्मी ने कहा, अरे मेरे बेटे का दिमाग भी क्या खराब हुआ है, अगर चक्कर में पड़ा तो भी ऐसी बुढ़िया के चक्कर में। हर आदमी दूसरे में अपने आप को देखता है, अपना बिंब दूसरे प्रतिबिंब में देखता है, वहीं पर चूक हो जाती है। आईना इसलिए है ताकि तुम खुद अपने आप को देख सको, और मैं आप लोगों का आईना हूं। मैं और कुछ नहीं, केवल आप लोगों का आईना हूं, और आप लोग जैसे हैं वैसे केवल आपको दिखा देता हूं। इसलिए कई दफा चेहरे पर 2-4 दाग भी बता देते हैं, वो थोड़े से अखर भी जाते हैं, पर क्या करें, दाग हैं तो हैं, मेरे जीवन में भी हैं तो हैं, और आपके जीवन में भी हैं तो हैं। दागों से कैसी शिकायत, उनको तो ठीक करने की होगी कोशिश। तो आज मैं चाहूंगा कि अपन लोग अपने आप से मुखातिब होते हैं, क्योंकि आप लोगों ने बचपन में वो गीत सुन रखा होगा, क्या मिलिए ऐसे लोगों से कि जिनकी सीरत छिपी रहे, नकली चेहरा सामने आए और असली सूरत छिपी रहे। तो फोटोग्राफी कराओगे तो सबके चेहरे रंगीन आएंगे, पर एक्सरे कराओगे तो, हां, संत का काम किसी की फोटोग्राफी करना नहीं है, हमारा काम आदमी की एक्सरे करने का काम है कि आदमी असली क्या है देख लो। और इसीलिए कहूंगा, आज अपने आप को जानना है, और जानने के लिए डायरी पर नोट कर लो। मैं कुछ ऐसे बिंदु लिखा देता हूं जिनका जवाब आपको अभी नहीं ढूंढना है, शाम को घर में अकेले में बैठकर उन बिंदुओं का जवाब लिखना है, क्योंकि वो अपना मूल्यांकन होगा। नंबर 1 डाल लो, लिख लो, क्योंकि अब ये बात सुनने की नहीं है, अब ये बात जवाब देने की है। नंबर 1, जिनके पास कागज नहीं, अगल बगल वाले का फाड़ के ले लो, मांग के ले लो, क्योंकि ये फार्म भरना है और सभी लोगों को ये फार्म भर लेना है। देखिए, कुछ सिलसिलेवार बिंदु नोट करवाता हूं। नंबर 1, मेरा नाम, मेरा अर्थात आपका। अब यह फॉर्म आपका प्रमाण पत्र बन रहा है, आपका परिचय पत्र बन रहा है, और ऐसा करने के लिए नंबर 1 लिख लीजिए, मेरा नाम। फॉर्म भर लीजिएगा। आज ये कार्यशाला है जीवन निर्माण की, जीवन के प्रबंधन की। नंबर 2, पहले नंबर में आपने लिखा है आपका नाम, अर्थात मेरा नाम क्या है। जैसे मैं बोलूं मेरा नाम, तो मैं कहूंगा मेरा नाम चंद्रप्रभ, तो आप अपना नाम देख लें, आपका नाम क्या है। अभी भरना चाहें अभी भरिएगा, पर पूरा अभी भर नहीं पाएंगे, इसलिए शाम को अकेले में बैठकर भरिएगा। अभी तो केवल पॉइंट नोट कर ले। नंबर 1 आपका नाम। नंबर 2 आपके नाम का क्या अर्थ है। आपके माता पिता ने, पंडित ने जो आपका नाम रखा है, आपके लक्षणों को देखकर नंबर 2 में नोट कीजिए आपके नाम का अर्थ। नंबर 3 आपकी शैक्षणिक योग्यता, कहां तक पढ़े हुए हैं, MBA है कि डब्बूलाल है, जो भी है नोट कर लीजिएगा। नंबर 4 मेरा व्यापार, आपका व्यापार क्या है वो नोट कर लीजिएगा। और अगर आप गृहिणी हैं तो नोट कर लीजिए कि आपका व्यापार क्या है, खाना बनाना आपका व्यापार है। नंबर 5 आप जो व्यापार कर रहे हैं उस व्यापार की वर्तमान स्थिति क्या है। व्यापार तो कर रहे हैं, पर वर्तमान स्थिति क्या है, कहीं आगे बढ़े कि पीछे रहे हैं, जो भी है नोट कीजिए। नंबर 6 इस समय आपकी उम्र क्या है, नोट करो उम्र। नंबर 7 आपकी रुचियां, आपकी हॉबीज क्या है, आपकी रुचि क्या है, खुद नोट करें। नंबर 8 आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है, जिसे आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, वो पसंदीदा किताब
इस समय आपका सबसे पसंदीदा अभिनेता, अभिनेत्री, आपका सबसे पसंदीदा गीत कौन सा है, और इस समय आपका सबसे पसंदीदा नेता कौन है? तो 8 नंबर पर नोट कर लें, मेरी पसंदीदा किताब, अभिनेता, गीत और नेता। नंबर 9, आपके जीवन की विशेषताएं क्या है? आपके जीवन की शक्ति क्या है? ईश्वर ने, कुदरत ने जो हम लोगों को खासियत दी है, वो नोट करो कि आपके जीवन की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। नंबर 10, नंबर 9 में नोट कीजिए मेरी विशेषताएं, अर्थात अपनी विशेषताएं, और नंबर 10 में नोट कीजिए अपनी कमजोरियां, दुर्गुण। नोट कर लो, खुद का खुद के साथ इंसाफ करेंगे। नंबर 11, मुझे यह अच्छा लगता है। नंबर 11 में मुझे यह अच्छा लगता है। अब क्या अच्छा लगता है, खुद सोचो। मुझे यह अच्छा लगता है। नंबर 12, मुझे यह अच्छा नहीं लगता है। मुझे यह अच्छा नहीं लगता। जो भी काम हो, जो भी व्यक्ति हो, जो भी वस्तु हो, जो आपका मन आपको गवाही दे, खुद नोट कीजिएगा कि मुझे यह अच्छा नहीं लगता है। नंबर 13, आपके जीवन की सबसे सुखद घटना कौन सी है, कि जिस घटना को याद करने मात्र से आपके दिल में एक आनंद की लहर उतर आती हो। तो आपके जीवन की सबसे सुखद घटना कौन सी है, नोट करो। नंबर 14, हमारे जीवन की सबसे दुखद घटना कौन सी है, कि जिसके लिए आप चाहते हैं कि यह घटना ईश्वर मेरे जीवन में फिर कभी घटित ना करे। तो वो घटना लिखो, आज शाम को बैठ करके मेरे जीवन की सबसे दुखद घटना है। नंबर 15, आपके जो सबसे अच्छे मित्र हैं, उन सारे मित्रों का नाम लिख लीजिए। तो नोट कीजिए कि मेरे सबसे अच्छे मित्रों के नाम। नंबर 16, वे लोग जिन्हें कि आप पसंद नहीं करते हैं, वे लोग जिनसे बोलना मिलना आप पसंद नहीं करते हैं, उनके नाम भी नोट कर लो। मूल्यांकन कर रहे हैं हम अपनी डायरी लिख रहे हैं और देख रहे हैं कि हमारी स्थिति क्या है वर्तमान की। नंबर 17, आपके जीवन के लक्ष्य कौन से हैं? ऐसे ही जी रहे हैं या जीवन के कुछ लक्ष्य भी हैं? नंबर 18, आपने अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अब तक कौन कौन से कदम उठाए हैं और कितने आप उनमें से पूरा कर सके हैं? कोई ठोस कार्य भी कर रहे हैं या केवल शेख चिल्ली की तरह मोटे मोटे लक्ष्य बनाते हैं, करते कुछ नहीं? तो नोट कर लो नंबर 18 में कि आपने अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए ठोस कदम कौन से उठाए या ठोस कार्य कौन सा किया। नंबर 19, अपने जीवन की उपलब्धियां क्या है? तो हमारे जीवन की उपलब्धियां क्या है वो भी नोट कर लो। नंबर 20, आपके जीवन के आदर्श कौन है, कि जिनसे कि आप अपने जीवन के लिए प्रेरणा लेते हैं। और नंबर 21 अंतिम, और नंबर 21 है, और वो ये है कि आपने जिनको आदर्श बनाया है उसकी वजह, उसका कारण क्या है। जिनको आपने अपना आदर्श बनाया है उसकी वजह, उसका कॉज, ये वो डायरी है जिससे कि आप अपने जीवन का मूल्यांकन कर सकेंगे और अपने आप को समझ सकेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि जानिए स्वयं को, पहचानिए अपने गुणों को
अपने अवगुणों का रोना मत रोइए। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि दूध का धुला हुआ, कमियां सब में है। पर आप खुद अपनी डायरी आज बना लें। मैंने आज आप लोगों से 21 सवाल रखे हैं। अगर आप लोग चाहें तो इन 21 सवालों का जवाब लिख लीजिएगा। अगर आप चाहें तो उसकी कार्बन कॉपी मुझे भी दे दीजिएगा, ताकि मैं भी आपके जीवन का मूल्यांकन कर सकूं और आप मुझे बता सकें। आप अगर देंगे तो मैं आपके लिए रिजर्व बैंक का काम करूंगा और आपकी बात मुझ तक रहेगी। पर मुझे भी देखने का मौका तो मिलेगा। 1000 हजारों लोगों के साथ एक साथ हजारों लोगों का इंटरव्यू ले लिया जाएगा। अच्छा, तो ये है आदमी। बेईमानी मत कीजिएगा, हेकड़ी मत छांटिएगा। जो है आने दीजिएगा, जैसे हैं वैसे आने दीजिएगा, क्योंकि मूल्यांकन तभी सही होता है अगर कांच आईना आंका बांका होगा तो अपन लोग भी आंक के बांक के दिखाई देंगे। आईना अगर साफ सुथरा नीट एंड क्लीन होगा तो अपन कह सकेंगे ये हैं हम ओरिजिनल। तो मैंने कहा जानिए स्वयं को। नंबर 2, लाइफ मैनेजमेंट के लिए मैंने कहा नंबर 1, और वो है अपने आप को जानिए। नंबर 2, अपने हर दिन की शुरुआत, अगर आपने जो पहला मैंने बिंदु बताया है जिसमें 21 क्वेश्चन रखे हैं, अगर ये कार्यशाला आपने अपना मूल्यांकन ठीक से कर लिया तो फिर मेरा दूसरा बिंदु काम आएगा। नहीं तो मैं जो बिंदु बताऊंगा वो केवल आप सुनेंगे, उठेंगे, रवाना हो जाएंगे, परिणाम कुछ नहीं आएगा। पहले MBA है, पहला प्रश्न। आगे का प्रश्न, पहले था बिजनेस मैनेजमेंट, अब है लाइफ मैनेजमेंट। तो नंबर 2, और वो है अपने हर दिन की शुरुआत स्वस्थ मन से करो। हर दिन की शुरुआत स्वस्थ मन से करो। जो भी ईश्वर हमें दिन देता है इसकी परवाह मत करना कि आज हमारी उम्र कितनी है और कल हमारी उम्र कितनी होगी। उम्र चाहे जितनी हो, लेकिन हमारी पूरी उम्र और हर उम्र का हर दिन स्वस्थ, प्रसन्न और आनंदपूर्ण होना चाहिए। सुबह उठो तो उठते ही अपने आप से पूछ लो, बोलो बेटा खुशी चाहिए कि ना खुशी। अपने आप से पूछ लो, तुम्हें खुशी चाहिए या ना खुशी। अगर आपका मन जवाब दे दे ना खुशी, वही रोना शुरू कर देना जैसे दादा मर गया है। और अगर आपका मन कह दे खुशी, तो तत्काल मुस्कुरा देना और सदा खुश रहने का, दिन भर खुश रहने का संकल्प कर लेना। मेरी समझ से शायद ही किसी की आत्मा कहती हो ना खुशी। हर आदमी का मन यही कहेगा खुशी। तो बस अगर मन कह दे खुशी, तो अंतरात्मा की आवाज को सुनना ही इंसान का धर्म है और अपने आप को खुश कर लेना झट से। अरे निर्णय फटाफट करो भाई, ज्यादा लटकाहट में रखोगे ना, टालते रहोगे, टालम टोल करते रहोगे। अच्छा आज तो रो लेता हूं, कल खुश रह लूंगा। अगर ये टालम टोल करते रहे तो आज भी मुर्दे की तरह जियोगे और कल भी मुर्दे की तरह जियोगे। अरे भाई, घाटे में भी जो आनंद ले लेना, तो घाटा तो पैसे का होता है पर मुस्कान मुनाफे की हो जाया करती है। मुस्कान मुनाफे की हो जाया करती है। इसलिए सुबह उठो, उठते ही 1 मिनट कराओ। मैं चाहता हूं मेरे ये संदेश दुनिया तक पहुंच जाए कि हर आदमी अपने जैसे ही सुबह उठे, उठते ही तबीयत से मुस्कुराए। पहले आंख खुलते ही हमारे गाल गुलाब के फूल के जैसे हो जाने चाहिए। आंख खुलते ही लोग जो अपने गालों को गुलाब नहीं बना पाते, वे लोग बाजार में जाकर के गुलाब खरीदा करते हैं। मेरे गाल गुलाबी हैं। जिनके होठ गुलाबी नहीं होते वो महिलाएं लिपस्टिक लगाती हैं, पर हम पुरुष लोग क्यों नहीं लगाते लिपस्टिक? क्योंकि हमारे होठ पहले से गुलाबी हैं। आपके नहीं होंगे तो आप लगाओ लिपस्टिक। अपने हर दिन की शुरुआत स्वस्थ मन से कीजिए। सुबह उठिए, मुस्कुराइए, तबीयत से मुस्कुराए। हां, सुबह उठिए और उठते ही मां बाप के पास जाइए और उनके पांव में धोख लगाइए, ताकि उनकी दुआओं की दौलत आपके पूरे दिन को धन्य कर सके। हर आदमी के पास दौलत होनी चाहिए, पर केवल पैसे की दौलत नहीं, दुआओं की दौलत। याद रखो भाई कि दुआएं अगर जिंदगी की एक दौलत है, तो सोचो कि तुमने अब तक अपनी जिंदगी में कितनी दौलत बटोरी है। दुआ अगर एक दौलत है
तो सोचो कि हमने अब तक अपनी जिंदगी में ऐसी दौलत कितनी बटोरी है। माहितों के पुण्याई काम आती है भाई दुनिया में, है? माहितों के पुण्याई काम आती है, और माहितों के पुण्याई तभी तो काम आएगी जब हम लोगों ने अपने माहितों की दुआओं की दौलत बटोरी होगी। तो मैंने कहा सुबह उठो, मुस्कुराओ। मैंने कहा सुबह उठो तो अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग है ना, पांव छुओ। बड़ी भाभी है तो भी उसके पांव छू लो, देखो तो सही क्या वो प्यार करेगी। अगर आपकी बड़ी भाभी है ना, संकोच मत खाना, बराबर की भाभी है, क्या पांव छूना, अरे छू के देखो, छूने में बड़ा फायदा है, छूने में बड़ा फायदा है। और पांव छूना, किसी भी अपने से बड़े के पांव छूना तीर्थ यात्रा का पुण्य कमाने के समान हुआ। तो बड़े भाई के भी पांव छुओ। देखो भाई, जिस घर में हम पैदा हुए ना, उस घर में शुरू से ये परंपरा रही है। पर आज भी कभी मैंने कहा है कि हमारे बाप की इतनी ताकत थी कि वो 80 साल की अपनी उम्र में अपने 60 साल के बेटे को थप्पड़ मारने की ताकत रखते थे। वो 80 साल की उम्र में अपने 60 साल के बेटे को थप्पड़ मारने की ताकत रखते थे। और जब उन्होंने संन्यास लिया था ना, तो संन्यास लेते समय अपने बच्चों से केवल एक ही बात कही थी कि बच्चों, तुम लोगों को जो करना हो, जैसा जीना हो वैसे जीना, मगर जब तक मैं जीऊं तब तक तुम भाई भाई कभी अलग मत, तुम भाई भाई कभी अलग मत होना। बस ये कह के वो निकल गए। और आप ताज्जुब करेंगे, सारे भाई आज भी एक हैं। उसका कारण क्या? उसका कारण मैं अपने बचपन से जुड़ा हुआ बताता हूं। हम सब लोग सुबह 5 बजे उठ जाया करते थे, और उठते ही सबसे पहले मम्मी पापा खड़े हो जाते सामने। मम्मी जगती, मम्मी पापा को प्रणाम करती, मम्मी पापा के पांव छू करके प्रणाम करती, फिर मम्मी पापा दोनों खड़े हो जाते। हम भाई एक एक करके नीचे जग करके आते। बड़ा भाई मां बाप के पांव छूता, वो उनके बगल में खड़ा हो जाता। चौथे नंबर वाला भाई मां बाप के पांव चरण स्पर्श करके बड़े भाई के पांव छूता, और फिर वो भी लाइन में आ जाता। और इस तरह से 3 नंबर वाला भाई आता, वो मां बाप के पांव छूकर, 2 भाइयों के पांव छूकर वो भी लाइन में खड़ा हो जाता। फिर मैं चल के आता नीचे, मैं अपने मां बाप और 3 भाइयों के पांव छू करके मैं लाइन में खड़े हो जाता। और तब ललित प्रभु जी जग के आते और हम चारों खड़े हो जाते, और वो मां बाप के पांव छूते, और चारों लोग लगे हुए थे लाइन में, पांव छूते, वे खड़े होते। और घर में जो 3 भतीजे थे वे भी क्रमशः आते, और एक एक करके सारे बड़ों के पांव छूते। फिर हम अपनी भाभियों के पांव छूते। ये पांव छूना आपको एक मामूली बात लगती होगी, पर ये पांव छूना इतना पवित्र कार्य है कि जो जीवन भर उस घर को एक सूत्र में बांधे रखने का राज बन जाता है। आप इस पांव छूने को मामूली कार्य न समझें। स्वस्थ मन के साथ दिन की शुरुआत अगर जिस घर में होती है, उस घर में इस तरह से लोग गैले होते हैं जो होली मनाते हैं। हमने आज तक कभी जिंदगी में होली नहीं बनाई, पर आज तक कोई दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन होली का आनंद न लिया हो। रोज होली है, रोज दिवाली है, रोज ईद है अपने लिए, तो क्योंकि सब लोग प्यार और मोहब्बत से जीते हैं। अपनी बात सीधी अपने पर इसलिए जोड़ लेता हूं ताकि कोई बात कहूं तो किसी को भला बुरा न लग जाए। मैं अपनी बात कहूंगा तो भला होगा तो भी मेरा भला होगा, और बुरा होगा तो भी गालियां मुझ पर ही पड़ेगी ना, कम से कम कोई दूसरा तो नाराज नहीं होगा। इसलिए जो होता है हकीकत बयान कर देता हूं। तो सुबह सुबह मुस्कुराओ, मां बाप बड़े बुजुर्ग जो भी घर में बड़े हैं उनके पांव छूने की आदत डालो, और सुबह सुबह 15 मिनट योगा करो, प्राणायाम करो, स्वास्थ्य का इंतजाम करो। सुबह सुबह जो व्यक्ति सुबह सुबह 15 मिनट योगा और प्राणायाम कर लेता है, वो 24 घंटे के लिए बिकासॉल को कैप्सूल अपने पेट में उतार चुका है। वो ताकत का कैप्सूल अपने पेट में उतार चुका है जो आधे घंटा योग और प्राणायाम कर लेता है। तीसरा बिंदु, अपने आप को व्यवस्थित करो। नंबर 3, लाइफ मैनेजमेंट का गुर कि अपने आप को व्यवस्थित करो। मैनेजमेंट, भोजन व्यवस्थित, कपड़े व्यवस्थित, घर में रखा जाने वाला अपना हर सामान व्यवस्थित, अपना रूप रूपाए व्यवस्थित। तो मैंने कहा भोजन व्यवस्थित, दिन भर मत खाओ। हिंदुस्तान में
अपने हिंदुस्तान में दिन भर खाओ 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 चलता रहता है दिन भर। मतलब मैं समझ नहीं पाता हूं कि आदमी यहां जी क्यों रहा है। मुझे लगता है केवल खाने के लिए जी रहा। सुबह से लेकर रात तक केवल खाओ खाओ चलता है। सुबह आप जितने बजे भी उठते हो, 6 बजे मान लेते हैं, 6 बजे उठे, उठते ही चाय पी, और जो जर्दा खाते हैं वो सबसे पहले क्या खाएंगे? खैनी। उसके बाद चाय पिएंगे, उसके बाद कुरला उरला कर करा करके 7 साढ़े 7 बजे नाश्ता करेंगे, फिर खाओ 1 गिलास दूध पिएंगे, और फिर खाओ 11 बजे ऑफिस जा रहे हैं, फिर खाओ, साथ में टिफिन और लेके चाहेंगे 4 पर उठे, दोपहर में फिर खाओ, और ऑफिस में जा रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, 2-4 लोग तो मिलने आते ही होंगे, तो 2-4 बार चाय तो आती होगी, और जितनी बार चाय आती है फिर खाओ, दोपहर में फ्रूट भी खाओ, शाम को घर लौट आए तो खाना खाओ, और रात को सो रहे तो फिर दूध पीते हुए भी कहेंगे खाओ। दिन भर खाओ 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 चलता है। पता नहीं लोग किस तरह के जीवन शैली को बना चुके हैं। ये क्या दिन भर खाना खाना, और फिर किसी घर मिलने चले गए तो आजकल मनोहारबाजी और चल पड़ी है, वहां भी खाओ। मतलब भाई कोई एक लिमिट तो बनाओ ना खाने की, मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट ये है सुबह 1 गिलास दूध पियो, बाकी सब चीज छोड़ दो, बाकी समस्त चीजों का त्याग कर दो। मनवार करने वाले तो करेंगे, उनके बाप का क्या लगता है, लेकिन हमें अपना मैनेजमेंट करना है। सुबह केवल 1 गिलास दूध पियो, निकल जाओ घर से। अगर आप 12 बजे खाना खा के जाते हैं तो 12 बजे खाना खाओ, और नहीं तो साथ में टिफिन ले जाओ, जैसा आपको मुनासिब लगे। सुबह दूध पियो, दोपहर में 1 वक्त का खाना खाओ, जितना भरपेट खाना है खाना खाओ, और शाम को फल खा करके 1 गिलास दूध पी लो। 24 घंटे में इतना भोजन हर इंसान के लिए पर्याप्त होता है। शरीर हल्का फुल्का रहेगा, तरोताजा रहेंगे, कहीं कोई चर्बी नहीं बढ़ेगी, कहीं कोई पेट आगे नहीं बढ़ेगा, घुटनों में दर्द नहीं होगा, आप हृष्ट पुष्ट स्वस्थ रहेंगे। इतना भोजन पर्याप्त है। 7 दिन करके देखो, 8वें दिन मुझे बताना कि आपकी तबीयत में सुधार हुआ। पहले दिन तो भूखे थे, 10 टाइम खाने के आदी थे, इसलिए थोड़ा शरीर है ना वो चरमराएगा और मांगेगा। 1 दिन का धीरज रख लेना, 2 दिन का धीरज रख लेना, 3रे दिन हैबिट हो जाएगी, और शरीर जो दिन भर अपन ये जो नली है ना जिसमें अपन डालते रहते हैं, आगे से पिचकारी छोड़ते रहते हैं, तो अगर हम ऐसा ही करते रहे तो भाई खाने के लिए थोड़ी जी रहे, जीने के लिए खा रहे हैं। सुबह दूध पियो, 1 टाइम खाना खाओ, फिर शाम को दूध फल खा लो, मस्त। इतना बहुत है इंसान को जीवन जीने के लिए। ज्यादा गोबर करने से क्या फायदा। तो भोजन व्यवस्थित, अपने कपड़ों को व्यवस्थित, खासतौर पर पुरुष लोग तो फिर भी वस्त्र अभी भी व्यवस्थित रखे हुए हैं। पुरुष लोग इतनी टाइट जींस नहीं पहनते, इतना टाइट टी-शर्ट नहीं पहनते हैं। पुरुष लोग फिर भी अभी भी, दुनिया कितनी भी बदल क्यों न चुकी हो, लेकिन आज भी दुनिया के पुरुष वर्ग ने अपने कपड़ों को व्यवस्थित रखा हुआ है। तो कपड़ों को व्यवस्थित रखो, डेली स्नान करो, डेली प्रेस करके कपड़े पहनो, सूखले कपड़े मत पहनना कि 3 दिन के अभी भी चल रहे हैं। डेली धो लो, पत्नी नहीं है तो चिंता मत करो, ईश्वर ने हाथ दिए हैं, खुद धो के रख लो। प्रेस किए हुए कपड़े पहनो, बाल को हमेशा संवार के रखो, नहीं तो चेहरा बूंदा दिखाई देगा। महिलाएं जिनकी आदत है बाल खुला रखने की, 2 क्लिप लगा लें, बाल बंधे हुए संवरे हुए अच्छे लगते हैं। खुले बाल तो भूतों के हुआ करते हैं, खुले बाल तो भूतों के हुआ करते हैं। कपड़ों को व्यवस्थित रखो। अगर जैसे लड़कियां हैं उनको अगर पैंट शर्ट अच्छा लगता है, प्रेम से पहनो, पैंट शर्ट कोई गलत नहीं है, जींस कोई गलत नहीं है, पर इतनी टाइट मत पहनो कि कपड़ों से पहले हमारे शरीर के अंग और उभार दिखाई देने लग जाएं। इसलिए पैंट पहनो, पैंट पहनना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। पुरुष भी पहने, लेडीज भी पहने, कोई दिक्कत नहीं है। सलवार सूट पहनो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। साड़ी से कहीं ज्यादा अच्छा होता है सलवार सूट हो। साड़ी में तो फिर भी पेट और कमर दिखते हैं, सलवार सूट में सब ढक जाता है। 3 और 3 33, अरे 3 और 3 6 तो सारी दुनिया ही कर लेगी। हम अगर 3 और 3 33 करें तो यह आदमी की खासियत है। यह आदमी की खासियत कहलाएगी कि उसने 3 और 3 को 6 तो छोरा भी कर लेगा 2 साल का, पर हमने जो MBA किया है, CA किया है, कंप्यूटर कोर्स किया है, तो हम 3 और 3 33 करने की कोशिश करें। और
मैंने कहा हम जो बोलते हैं ना, हमारी भाषा के टोन को थोड़ा सा सुधार लीजिए। पति पत्नियों में भी जो झगड़ा होता है ना, क्यों होता है पता है? तू मैं जो चलती है वो क्यों चलती है? थोड़ा सा टोन है ना, ये थोड़ा कड़क हो जाता है। ये जो जीभ का जो टोन है वो थोड़ा सा कड़क होते ही पति घर नहीं आना चाहता और पत्नी पति की आरती उतारना नहीं चाहती। थोड़ा सा टोन। तो मैंने कहा भाषा की जो ध्वनि है उसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। जैसे टीवी में अगर कुछ देखना हो और ठीक से न आए दृश्य, सीन ठीक से न आए तो क्या करेंगे? अपन खटके को थोड़ा सा आगे पीछे घुमाएंगे। तो मैं भी ये कह रहा हूं, अपने जो जबान का जो प्लक है ना, इसको थोड़ा सा अगर हम आगे पीछे कर लेंगे तो हमारी भाषा लोगों के दिलों में राज करेगी और हमारे रिश्ते और नातों को और ज्यादा मीठा और मधुर बनाएगी। तो हमेशा मिठास से बोलो। कड़वी बात का जवाब भी मिठास से देने की कोशिश करो। याद यही रखो कि मैं मिठास से जवाब देने की कोशिश करूंगा, और फिर भी अगर कड़वाहट के बदले में कड़वाहट निकल गई तो निकल गई, पर बोध यही रखो, क्योंकि चूक हो जाती है, अपन इंसान है ना, गाली के बदले में गाली निकल जाती। याद यही रखो, मुझे गाली के बदले में गीत गाना है। भाषा का देखो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ऐसा हुआ, एक व्यक्ति अपने घर पहुंचा, उसकी भाभी थोड़ी काणी थी। एक व्यक्ति अपने घर पहुंचा, उसकी भाभी काणी थी। उसने कहा, काणी भाभी थोड़ी छाछ तो पिला। एक काणी भाभी थोड़ा छाछ तो पिला। भाभी थी, देवर का मामला आ गया। भाई होता तो कुछ जवाब भी दे देती, मामला देवर का था। सो अंदर गई, छाछ लेके आई, पिलाई। देवर ने कहा, भाभी छाछ पतली घनी है भाई, छाछ पतली घनी है, मैं पास में आ गया हूंगा। मैंने कहा, भाई जैसी थारी वाणी वैसो छाछ में पानी। जैसी थारी वाणी वैसो छाछ में पानी है। तो थारी वाणी एड़ी है तो फिर छाछ में पानी तो हुएगा ही। ऐसा हुआ। मैं भी उसी भाभी का देवर रहा हूंगा। मैंने कहा, भाभी जी, ओ मेरी प्यारी भाभी, थोड़ा एक गिलास पानी पिलाना ना। उसने कहा, पानी का क्या पिलाना, मैं तो आपको शरबत पिलाऊंगी, शरबत। अगर भाभी को काणी भाभी कहोगे तो छाछ में पानी मिलेगा, और भाभी को अगर प्यारी भाभी कहोगे तो पानी के बजाय शरबत मिलेगा। सोच लो, पानी वाली छाछ पीनी है कि चंदन का और केसर का शरबत पीना है, खुद निर्णय कर लो। तो मेरे भाई बहनों, ये जबान में है ना बहुत कुछ छिपा हुआ है। इस जबान को जितना मीठा बना सकते हो ना, यही लाइफ में ऐसा हुआ है। अभी एक बहन आई और कहने लगी, बाप जी मेरी सासू के साथ बहुत अणबड़ होती है, मेरी सासू के साथ बहुत अणबड़ होती है, रोजाना तू मैं हो जाती है, मेरी सासू ऐसी, मेरी सासू ऐसी, मेरी सासू ऐसी। मैंने कहा, तू ऐसी की तैसी करने वाली है क्या? मेरी सासू ऐसी, मेरी सासू ऐसी। मैंने कहा, ठीक है बहन जी, अब जैसी भी है, पर एक बात ध्यान रखो मेरे भाई बहनों, एक बात ध्यान रखना, और ध्यान ये रखना, नंबर 1, सासू जी जैसा कहे ना वैसा कर डालो, ज्यादा मगजमारी मत करो। वो कहती है ठीक है कर दो, बस ज्यादा अपन भिड़ते हैं ना तो फिर भिड़न तो होती है। वो कहती है, कुएं में पानी नाखिया हो गया, धुड़ो नाखिया पर बाप लोग कहीं लगे। जिसमें सासू जी राजी, जिसमें मियां बीबी राजी, तो फिर क्या करेगा? काजी। तो सासू जी इसमें राजी, वो कहते पियर चली जा, चले जाओ। वो कहते नहीं जाना, मत जाओ। सासू जी इतने में राजी हैं। बूढ़े लोग जो होते हैं ना, उनको अपन बदल तो सकते नहीं, वो जैसे हो वैसे रहेंगे। आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो अपने आप को बदल सकते हैं, और बदल सकते हैं तो बदल डालो अपने आप को, नहीं बदल सकते हैं तो ज्यादा जूते खाते रहो। तो बदल सकते हो तो बदल डालो, और बदल डालो ये इस तरीके से। वो कहते हैं ठीक है, आंख लाल मत करो और जीभ को खारी मत करो। कभी भी बड़ों के सामने क्या मत करो? आंख लाल मत करो और जीभ खारी मत करो, और जो भी काम करो हमेशा पूछ के करो। बड़े बुजुर्गों से पूछ लो, यहां तक कि खाना भी बनाना ना पूछ लो, मम्मी जी आज खाना में क्या बनाना है? वो क्या जवाब देगी जरा बताइए तो। अगर आप पूछने जाएंगे तो क्या जवाब देगी? हैं? क्या जवाब देगी? जो थारी इच्छा है वो बना ले भाई। सासू जी फिक्स एक ही जवाब देगी, जो था की इच्छा है वो बना ले। आजादी मिल गई कि नहीं? और अगर ना पूछा तो क्या होगा?
बहू तो आपके मत चले, पूछे ही नहीं। अरे मैं तो कहता हूं कि अगर साड़ी भी कौन सी पहनी है, सासू जी की पसंद की पहन लो। देखो सासू जी सीना फुला फुला के चलेगी, हमारी बहू साड़ी भी मैंने पूछ न पहने तो साड़ी भी पहनो ना। लोग होते हैं गैले अपने पति को जाके पूछते हैं कि पतिदेव साड़ी कौन सी पहने। अरे सासू जी को पूछो, पूछना है तो सासू जी से पूछो। आजकल ये जो गड़बड़ होती है ना सासू बहू में होती है, पति पत्नी झगड़े कम होते हैं। पति को बेचारे को वैसे भी मुश्किल से मिली है तो झगड़े कम होते हैं, सारे झगड़े सासू बहू में होते हैं। ऐसा हुआ एक बैंक मैनेजर है, पुरोहित जी हैं, तो बैंक मैनेजर है, बैंक मैनेजर के पास उनके ससुर साहब आए और कहने लगे था लोगों के घर में थोड़ा झगड़ो ज्यादा हुए तो मैं सोचूं कि था कि जन्म पत्री पंडित से मिलाई दूं। तो जवाई ने अपनी जन्म पत्रिका तो ससुर जी के हाथ में थमा दी और साथ में कहा ससुर साहब जन्म पत्री मेरी और मेरी पत्नी की मत मिलाइए, अगर जन्म पत्री मिलानी है तो बहू की और सासू की मिला दीजिए, इन दोनों की जन्म पत्रियां मिल जाएगी तो सारी बात तो भाई साहब अब आज के बाद में छोरों की जन्म पत्रियां देखनी बंद करो और जिसके घर में छोरी देनी है उस सासू की जन्म पत्री से मिलान करना शुरू कर दो, उससे जन्म पत्री का मिलान करना शुरू कर दो। तो मैंने कहा जब भी बोलो ना, अगर गुस्सा ज्यादा है तो विनोदी बना लो, अपने आप को थोड़ा मीठा बना लो। है दिन भर गुस्सा करने के बजाय तो छेड़खानी करना कहीं ज्यादा अच्छा है, तो गुदगुदी करते रहा करो। तो कुल मिलाकर ये जो जबान है ना, देखो भाई बहनों, अपनी हर समस्या को अपने पतियों से मत कहो। दुनिया में कुछ समस्याएं ऐसी होती है जो मच्छर सिंह जैसी होती हैं और कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो शेर सिंह जैसी होती हैं। तो मच्छर सिंह जैसी जो समस्याएं उनको खुद ही निपटा लो, अपने लेवल पर निपटा लो। शेर सिंह जैसी समस्याएं उन्हीं को अपने पति से कहो। कुल मिलाकर जहां तक हो सके अपनी जबान को मीठी मधुर बनाने की कोशिश करो। ये जो मीठी और मधुर जबान होगी ना, ये हमारे लाइफ मैनेजमेंट को और बेहतर बनाएगी। कहावत है वचने का दरिद्रता, बोलने में क्यों दरिद्र और गरीब बनते हो। सबको आप कहो, सबको जी लगा करके कहो, सबको हां साहब कहो। अगर गलती हो जाए सॉरी कहना मत भूलो। जीवन में 3 शब्दों का खूब इस्तेमाल करो, खूब इस्तेमाल करो, खूब इस्तेमाल करो। नंबर 1 सॉरी, नंबर 2 थैंक यू, नंबर 3 प्लीज। अपने दिन भर में 20 दफा, 50 दफा, 100 दफा, 200 दफा इस्तेमाल कीजिए। जिसके प्रति भी इस्तेमाल करेंगे अगला आपसे खुश होगा। गलती, छोटी सी गलती होते ही सॉरी, अगर नहीं कहा तो गड़बड़ हो जाएगी। वक्त रहते अगर मामले को कंट्रोल में कर लिया जाए तो दुनिया की बड़ी से बड़ी आग को भी एक प्याले पानी से शांत किया जा सकता है, और नहीं तो कई दमकलें लग जाती हैं तब भी वो आग शांत नहीं हो पाती। तो झट से जैसी लगे गलती हो गई कह दो ओह सॉरी 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 सॉरी, मम्मी सॉरी, पापा सॉरी सॉरी, बाप जी सॉरी। दिन में 20 दफा कह दो। कंजूसाई मत बरतो। पैसा खर्च करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, पर कंजूसाई मत बरतो। झट से मैंने कहा ना 21 दफा, 21 जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे ना जिनको आज आपको भरना है, कभी कभी हफ्ते में 1 आध बार बैठ के देखा करो कि मैंने सॉरी कितनी बार कहा। फायदा होगा, घर की तकराहट कम होगी। दूसरा, कोई भी अगर काम आ जाए ना, यहां तक कि पत्नी भी अगर 1 गिलास पानी ला के दे दे, फट से कह दो थैंक यू। ये मत समझना कि घर वालों को क्या थैंक यू देना। अरे भाई, सड़क चलते लोगों को थैंक यू दे सकते हैं तो अपने घर वालों को थैंक यू नहीं देंगे। शुक्रिया ना अदा होना चाहिए। जिस मां बाप से पैदा हुए हैं उस मां बाप के प्रति भी शुक्रिया अदा करो। जिस भाई बहन के बीच रहकर के भाइयों के अंतर्गत हमने पालन पोषण करवाया उन भाइयों को भी शुक्रिया दो। जिस बहन की राखी से हाथ सुशोभित होता है उन बहनों को भी शुक्रिया दो। और जो पत्नी हमारे जीवन में इंद्रधनुष रंग उकेर रही है उस पत्नी को भी शुक्रिया दो। और उन नौकरों और कर्मचारियों को भी शुक्रिया अदा करो कि जिन नौकरों और कर्मचारियों के कारण हमारी फैक्ट्री इतने शान और शौकत के साथ चल रही है। तो खूब शुक्रिया अदा करो दिन भर में, है दिन भर। आपने महीना जब दिया ना तब आपने ये तो नौकर काम करा उसको आपने 4000 रुपए दे दिया,
पर मैं एक निवेदन करूंगा, आप इस महीने जब अपने कर्मचारी को उसकी सैलरी देना तो साथ साथ में थैंक यू जरूर कहना। आप देखना सही 3 महीने बाद आपकी फैक्ट्री का उत्पादन कितना गुना बढ़ता है, कितना गुना बढ़ता है, हैं? सासू जी, अगर बहू रानी आपको एक गिलास पानी लाके दे दे तो चुप मत खाइएगा, चुपचाप गूंगे की तरह पानी पी मत लीजिएगा। उसने आपके लिए कष्ट उठाया है, तकलीफ उठाई है। बहनों याद रखो, एक पराई बेटी को घर में लाना आसान है, पर उसके दिल को जीतना बहुत कठिन है। उसके दिल को जीतना बहुत कठिन है। पराई बेटी को अपने घर में तो हम ले आते हैं और दिन भर सासू पना मत ठोको। अपनी बच्ची को, वो बहू को बेटी भी बनाओ, उसको प्यार भी दो। हर सासू को चाहिए, हर बहू को चाहिए, हर बहू को चाहिए कि वो अपनी सास को इतना प्यार दे, इतना सम्मान दे कि सास अपने घर से जाने वाली बेटी को भूल जाए। हर बहू अपनी सास को इतना प्यार और सम्मान दे कि घर से जाने वाली बेटी को भूल जाए मां, सास। और हर सास और ससुर अपनी बहू को इतना प्यार दे, इतना प्यार दे कि बहू अपने पीहर के फोन नंबर तक भूल जाए। इतना प्यार दो अपने बहू को कि उसको अपने पीहर के मां बाप याद ना आए। और अगर दिन में आपकी बहू 3 दफा आपके उसके मम्मी पापा से, भाई से बात करिए तो इसका मतलब यह है कि घर में प्यार देने वाले लोग कमजोर और कंजूस हैं। खूब प्यार बांटो, इतना प्यार बांटो कि उसके दिल में जगह बन जाए, उसको लगे मैं इस घर की हूं, ये घर मेरा है, ये मेरे मां बाप हैं, मेरे मां बाप ने जो पराए घर में मुझे भेजा है। ऐसा करके उन्होंने मुझे नए मां बाप की गोद में मुझे दत्तक पुत्री के रूप में सौंप दिया है। तो ऐसा कुछ अगर होता है तो हमारे जीवन में मिठास घुलती है। इस जीवन का नहीं ठिकाना है, जय हो। कल क्या होगा किसने जाना है, क्या तूने पाया है, क्या तूने खोया है, क्या तूने पाया है, क्या तूने खोया है। कर ले तू चिंतन मनन हो। ये भूल गया, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। इस जीवन का नहीं ठिकाना है, इस जीवन का नहीं ठिकाना है। ले लो ताली का मजा। इस जीवन का नहीं ठिकाना है, कल क्या होगा किसने जाना है। क्या तूने पाया है, क्या तूने खोया है, क्या तूने कर ले तू चिंतन मनन हो। क्योंकि अनमोल है ये जीवन, अनमोल है ये जीवन। अनमोल है ये जीवन, अनमोल है ये जीवन। अब तक आपने ये तो सुना है कि सास भी कभी बहू थी। अरे थी तो थी, अपने घरवाले की थी, पर हम तो गाएंगे क्या, क्योंकि अनमोल है, अनमोल है ये जीवन। झूठी सारी जग की माया है, सब गालो। झूठी सारी जग की माया है, ढलती जो बादल की छाया है, ढलती जो बादल की छाया है। झूठे ये रिश्ते हैं, झूठे ये नाते हैं, झूठे ये नाते हैं। प्रभु ही है सच्ची शरण रंग, क्योंकि अनमोल है ये जीवन, अनमोल है ये जीवन।
प्रभुवर के यदि दर्शन पाना है, अंतर के चेतन को जगाना है। प्रभुवर के यदि दर्शन पाना है, अंतर के चेतन को जगाना है। सच्चा सहारा है, जग को उभारा है। सच्चा जग को उभारा है, प्रभु ही है तारन तरन। क्योंकि अनमोल है ये जीवन, अनमोल है ये जीवन। इस जीवन का नहीं ठिकाना है, कल क्या होगा किसने जाना है। क्या तूने पाया है, क्या तूने खोया है, कर ले तू चिंतन मनन। क्योंकि अनमोल है ये जीवन। ममता और विषमता तजना है, ममता और विषमता तजना है। खड़े हो जाओ ना, खड़े होकर आनंद ले लेते हैं ताकि सीट जा ही सके। ममता और विषमता तजना है, ले लो। अरे पाँव को भी ठेका लो, केवल हाथों का मत ठेकाओ, पाँव को भी ठेका लो। जय हो, जय हो। ममता और विषमता तजना है, ममता और विषमता तजना है। अंतर मन से तुझको भजना है, अंतर मन से तुझको भजना है। तुझको ही ध्याऊं मैं, तुझको मनाऊं मैं, तुझको ही ध्याऊं मैं, तुझको मनाऊं मैं। मिट जाए आवागमन, क्योंकि अनमोल है ये जीवन, अनमोल है ये जीवन, अनमोल है ये जीवन। इस जीवन का नहीं ठिकाना है, कल क्या होगा किसने जाना है। कल क्या होगा, मन से गाय, कल क्या होगा। जो करना वो आज करके जाएंगे ना, हाथों से करके जाएंगे। क्या होगा किसने जाना है, कल क्या होगा किसने जाना है। क्या तूने पाया है, क्या तूने खोया है, क्या तूने पाया है, क्या तूने खोया है। कर ले तू चिंतन मनन, क्योंकि अनमोल है, अनमोल है ये जीवन, अनमोल है ये जीवन, अनमोल है ये